Hello students, welcome all of you in my YouTube channel English Club with Dr. Puneet Dubey, in which you will find the important facts and analysis on William Wordsworth's three larger poems, Tintin Abbey, Ode on Intimation of Immortality and The Prelude Book First. यह वीडियो सीरीज ऑन वर्ड्सवर्थ पार्ट 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे ऐसे स्टेटमेंट्स जो यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, वर्ग 1, वर्ग 2 और अन्य कई इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बने रहिए इस वीडियो सीरीज के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट, टिंटन एबी, जुलाई 13, 1798। ये 13 जुलाई 1798 में टिंटन एबी नाम की पोएम लिखी थी। इट्स फुल टाइटल इज लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी। इस नाम का ये फुल टाइटल है टिंटन एबी पोएम का। टिंटन एबी इज वन ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव पोएम्स रिवीलिंग अ मोर डीपली फिलोसफिकल एंड यूनिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ हिज थॉट्स अबाउट नेचर। टिंटन एबी उनकी प्रतिनिधि कविताओं में से एक है जो प्रकृति के बारे में उनके विचारों की अधिक गहन दार्शनिक और एकीकृत अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। William Wordsworth went to Tintin Abbey in 3 times, 1793, 1798 and 1841. 3 बार ये गए थे। William Wordsworth is known for his philosophy of nature. This philosophy has passed through 4 stages. William Wordsworth प्रकृति के अपने दर्शन के लिए जाने जाते हैं। यह दर्शन 4 चरणों में यानी 4 स्टेजेस में गुजारा गया है या बनाया गया है। Expresses the beauty of nature along with the rivers, mountains and fields. नदियों, पहाड़ों और खेतों के साथ प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त करता है। इन टिंटन एबी वन कैन ईजिली ट्रेस ऑल दीज 4 स्टेजेस। हियर द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज लव ऑफ नेचर। टिंटन एबी में इन सभी 4 चरणों का पता आसानी से लगाया जा सकता है और यह है यहाँ पर कवि ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम के विकास को प्रस्तुत किया है। At first stage, the poet is a child of 5 to 10 years. He gets delight from walking, bathing, basking and leaping in the lap of nature. फर्स्ट स्टेज में कभी 5 से 10 साल का बच्चा होता है। उसे प्रकृति की गोद में घूमने, नहाने, धूप में सेंकने और उछलने में बहुत मजा आता है। His early intercourse with natural objects developed in him a calmness and tranquility of soul. During this boyish stage, nature is प्रकृति के साथ, वस्तुओं के साथ उसके शुरुआती संपर्क ने उसमें आत्मा की शांति और स्थिरता विकसित की। इस बचपन की अवस्था में प्रकृति इस तरीके से दिखाई गई। बट सेकेंडरी टू माई ओन परसूट्स एंड एनिमल्स एक्टिविटीज एंड ऑल देयर ट्रिवियल प्लेजर्स। एट द सेकेंड स्टेज द पोएट बिकम्स ए टीन एजर। द ब्यूटी ऑफ नेचर बिगिंस टू अट्रैक्ट हिम। सेकेंड स्टेज में कभी जो पोएट होता है वो टीन एजर्स दिखाया गया है। प्रकृति की सुंदरता उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। The sights and sounds of nature make their appeal to the heart of imagination of the poet. प्रकृति के दृश्य और ध्वनियाँ कवि के हृदय और कल्पना को आकर्षित करती हैं। The colors and the forms of nature generate youthful feelings and emotions. प्रकृति के रंग और रूप युवा भावनाओं और भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। This stage has been clearly reflected in the beginning of Tintin Abbey. प्रकृति के यह चरण टिंटन एबी की शुरुआत में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। In the third stage, with the growing years, there comes a change in Wordsworth's attitude towards nature. तीसरे चरण में बढ़ते वर्षों के साथ प्रकृति के प्रति वर्ड्सवर्थ के दृष्टिकोण में और भी ज़्यादा बदलाव आ जाता है। His love of nature became linked with the love of man. कहते हैं कि प्रकृति के प्रति उनका प्रेम मनुष्य के प्रेम से जुड़ा हुआ है। He finds music in the natural objects. In a way, he feels a homeliness with nature. He bursts आउट इन अ डिफरेंट टोन। उन्हें प्राकृतिक वस्तुओं में संगीत मिलता है। एक तरह में उन्हें प्रकृति के साथ घर जैसा भी महसूस होने लगता है। वह एक अलग स्वर में फूट पड़ते हैं, दिखते हैं कि वो कुछ अलग ही लिखते हैं। फॉर आई हैव लर्नड टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द ऑर ऑफ थॉटलेस यूथ बट हियरिंग ऑफ इन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट, इन द फाइनल स्टेज यानी 4th स्टेज, वर्ड्सवर्थ views nature as a philosopher. At this stage, he finds spiritual joy in nature. इस लास्ट फाइनल स्टेज में वर्ड्सवर्थ प्रकृति को एक दार्शनिक रूप में प्रकट करते हैं। इस चरण में उन्हें प्रकृति में आध्यात्मिक आनंद मिलता है, स्पिरिचुअल जॉय मिलता है। His soul begins to see the soul of nature. उनकी आत्मा प्रकृति की आत्मा को देखने लगती है। He finds nature as a divine. His mind stoops before his living presence in mystic adoration of worship.
उन्हें प्रकृति में एक दिव्य उपस्थिति मिलती है। उनका मन पूजा की रहस्यमय आराधना में इस जीवित उपस्थिति के सामने झुक जाता है, स्टूप हो जाता है। He moves on to more reflective, moral and philosophical pleasure of maturity. Nature becomes the anchor of his thoughts. बहुत अच्छी बात कही। उन्हें प्रकृति में परिपक्वता के अधिक चिंतनशीलता मिलती है, वो हो जाते हैं नैतिक और दार्शनिक सुखों की ओर बढ़ता है उनका मन। प्रकृति उनके विचारों का आधार बन जाती है। नेचर इज द गाइड एंड गार्जियन ऑफ हिज इमोशंस। नेचर उनकी भावनाओं का मार्गदर्शक और संरक्षक भी बन जाता है। और इसमें टिंटन एबी पोएम में नेचर के लिए कहते हैं कि द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, ऑफ ऑल माई मॉरल विंग्स। इन द फर्स्ट लाइन नर्स मान लेता है, फिर गाइड गार्जियन मान लेता है मॉरल विंग्स के लिए। अ स्पेशल मैसेज ऑफ नेचर्स रिलेशन टू मैन एंड ऑफ मैन टू नेचर अपैरल इन हेवनली लाइट। वर्ड्सवर्थ प्रकृति के मनुष्य से और मनुष्य के प्रकृति से संबंध के एक विशेष संदेश के साथ खुद की पहचान करते हैं। यह स्वर्गीय प्रकाश से सुसज्जित होता है, हेवनली लाइट। At all the stages of man's communion with nature are marked by supreme awareness of the matter and the spirit. कहते हैं प्रकृति के साथ मनुष्य के संवाद के सभी चरण यानी 4 स्टेजेस, ऑल स्टेजेस पदार्थ और आत्मा के सर्वोच्च जागरूकता से भी चिन्हित हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम टिंटन एबी, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ कम्युनियन विद नेचर। Blank verse, which is unrhymed lines in iambic pentameter. Literary devices are verbal and rhetoric. Repetition to control rhythm, intensify emotions, and associate the speaker's subjectivity with the subjects of his description. Objects of his description. Literary devices, लय को नियंत्रित करने, भावना को तीव्र करने और वक्ता की परिपक्वता और व्यक्तिपरता को उसके वर्णन की वस्तुओं के साथ जोड़ने के लिए मौखिक और अलंकारिक दोहराव दिखाया जाता है। ह्यूमनिज्म रिटर्न्स टू नेचर, सब्जेक्टिविटी, इंटरेस्ट इन द पास्ट, एस्केपिज्म, मेलंकली नोट। मानवतावाद प्रकृति की ओर वापसी, व्यक्तिपरता, अतीत में रुचि, पलायनवादी, यही इनकी थीम है इस पोएम की। यही मेलंकलिक नोट भी दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट पोएम, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड ओड of intimation of immortality from recollections of early childhood in 1804 and published in 1807 in Poems in 2 volumes. Poems in 2 volumes इनका प्रकाशन था। इसमें इन्होंने अपना 1804 में ये पोएम लिखी थी, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड के नाम से। 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये इनका तीसरा संस्करण है, प्रकाशन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओड, इमॉर्टैलिटी ओड, ग्रेट ओड। ये 3 तरीके से जाना जाता है। इस पोएम को ओड के नाम से भी, इमॉर्टैलिटी ओड या फिर ग्रेट ओड के नाम से जाना जाता है। या तो फुल नेम इसका है, टाइटल नेम है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। देयर आर 204 लाइन्स एंड 11 स्टेंजास। लगभग इसमें 204 लाइन्स हैं टोटल और 11 स्टेंजास दिए गए। रिटन इन इरेगुलर पिंडारी कोड, इरेगुलर पिंडारी कोड में लिखा गया। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय Worms the Retreat. R.W. Emerson said it is a high watermark of poetry. Its themes are childhood, memory, nature, and the human soul. The speaker of this poem remembers the beauty of the world as a child and wonders where it has gone as an adult. जहाँ पर भी वो जाता है तो एज एन एडल्ट के रूप में जाता है। वहाँ ब्यूटी, जो संसार की ब्यूटी, सुंदरता दिखाई पड़ती है उसे एक बच्चे के रूप में। बताते हैं कि इस कविता का वक्ता एक ऐसे बच्चे के रूप में दुनिया की सुंदरता को याद करता है और आश्चर्य करता है कि वह एक वयस्क यानी एज एन एडल्ट के रूप में वहाँ चली जाती है या कहीं और चली गई है। इस तरीके से वो सोचता है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ हिज हाईएस्ट मास्टरपीस भी मानी जाती है। इट बिलोंग्स टू द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रोमांटिक जनरा कॉल्ड द क्राइसिस लिरिक के रूप में जाना जाता है। इट इज सीम्ड ड्रीम लाइक टू द पोएट स्पीकर अपैरल्ड in celestial light that time is past, the things I have seen I can see no more. कवि या वक्ता के रूप में स्वप्न देखता है यह और आकाशीय प्रकाश में लिपटा हुआ और वह समय बीत चुका है जो चीज़ें उसने देखी हैं, तो बताता है कि द थिंग्स दैट आई हैव सीन आई कैन सी नो मोर। ऐसी चीज़ें जो मैंने देखी थी वो आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम, अवर वर्थ इज वट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग the soul that rises with us of our life's star. Next point, the rainbow
And the rose are still lovely. The moon looks around the sky with delight, and the starlight and the sunshine are each beautiful. The birds sing in springtime, and watching the young lambs leap and play. The sound of nearby waterfalls, the echoes of the mountains, and the gusting of the winds restored him to strength, what it was stricken with a thought of grief for the speaker. बताते हैं बसंत ऋतु में पक्षी गाते हैं और छोटे मेमने उछलते हुए कूदते हुए वह देखता है। पास के झरनों की आवाज़, पहाड़ों की गूंज और हवाओं के झोंके ने उसे ताकत दी, लेकिन वक्ता के लिए यह दुख के विचार से ग्रस्त था। He addresses nature's creatures and says that his heart participates in their joyful festival on such a beautiful May morning while children play and laugh among the flowers. वह प्रकृति के जीवों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि उनका दिल इतनी खूबसूरत मई के महीने की सुबह उनके आनंदमय उत्सव में भाग लेता है, जबकि उसे बच्चों जैसे फूलों के बीच में खेलते हुए हंसते हुए देखना पसंद करता है। लिखा भी है कि जॉय दैट इन आवर अम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लाइव दैट नेचर yet remembers what was so fugitive. Next point, human life is merely a sleep and a forgetting that human beings dwell in a purer, more glorious realm before they enter the earth. लिखा है मानव जीवन केवल asleep and forgetting, नींद और एक भूलनेपन वाली यानी विस्मरण है। That human beings की जो मनुष्य है पृथ्वी पर प्रवेश करने से पहले एक शुद्ध और गौरवशाली क्षेत्र में रहता है। The pleasures unique to earth comprise to help the man forget the glories whence he came. पृथ्वी के अद्वितीय सुख मनुष्य को उस महिमा को भूलने में मदद करने की साजिश करते हैं जहाँ से वह आया था। A 6-year-old boy imagines his life and the love his mother and father feel for him. एक 6 वर्षीय लड़का अपने जीवन की कल्पना करता है और अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम की कल्पना भी करता है। The birds sing and the poet urges all creatures to participate in the gladness of the May. और पक्षी गीत गाते हैं, कभी सभी प्राणियों से मई के महीने में जो खुशी मिलती है उसमें भाग लेने के लिए आग्रह भी करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम, द प्रील्यूड, बुक फर्स्ट, 1850. द प्रील्यूड, autobiographical epic poem in blank verse by William Wordsworth, published posthumously in 1850. द प्रील्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ब्लैंक वर्स में आत्मकथात्मक महाकाव्य के रूप में एपिक के मोड में लिखी गई, लेकिन यह प्रकाशित हुई उनके मरने के बाद मरणोपरांत posthumously 1850 में। Originally planned as an introduction to another work, the poem is organized into 14 sections or books. वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित प्रील्यूड का मुख्य विषय यह है कि समाज निराशाजनक है, इसलिए यह मूल रूप से किसी अन्य कार्य के परिचय के रूप में योजनाबद्ध कविता को 14 खंडों में यानी 14 सेक्शंस में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ये 14 किताबों में बांटा गया है। इफ 14 जो बुक्स हैं उनके नेम मैंने पहले वाली जो पार्ट 1 सीरीज है ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ पार्ट 1 उसमें बताया था। The main theme of Prelude by Wordsworth is that society disappointing, but nature presents the solutions to the problems caused by society. The event is a magnificent autumn day. ऑटम सीजन बड़ी शानदार दिखाई गई है, उस घटना का जिक्र किया गया है इस पोएम में। द पोएट रिटर्न्स टू द बिलव्ड लेक डिस्ट्रिक्ट वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। कवि की प्यारी लेक डिस्ट्रिक्ट में वह उस स्थान पर लौटता है जो प्यारा होता है स्थान, उसे अपना बचपन और किशोरावस्था बिताई थी वही याद आ जाता है। टाइम कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड थ्रू आउट द नैरेटिव। जो कहानी कही है, जो नरेशन है, नैरेटिव, इसके दौरान समय लगातार पीछे और आगे बढ़ता रहता है। फ्रॉम बिगिनिंग बुक फर्स्ट फाइंड्स वर्ड्सवर्थ स्पीकिंग फ्रॉम ए मेच्योर पॉइंट ऑफ व्यू। इस बुक के बिगिनिंग में वर्ड्सवर्थ एक मेच्योर पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में बोलते हुए दिखाए गए हैं। इट एम्प्लॉइज फ्लैशबैक टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द पोएटिक माइंड्स ड्यूरिंग यूथ। यह युवावस्था के दौरान काव्यात्मक मन के विकास का वर्णन करने के लिए फ्लैशबैक का भी उपयोग करता है। फ्लैशबैक मीन्स होता है पूर्व दृश्य या पूर्व कहानी। पुट्स एडल्ट व्यूज ऑफ फिलॉसफी एंड आर्ट, दोज व्यूज हेल्ड ड्यूरिंग द writing and endless revision of the prelude roughly from 1799 until 1850। कवि के दर्शन और कला के वयस्क विचार, वे विचार जो द प्रिल्यूड के लेखन और अंतहीन संशोधन के दौरान लगभग 1799 से लेकर के 1850 तक के थे। रिलीफ इन कमिंग बैक टू नेचर आइडेंटिफाइज स्पिरिचुअल फ्रीडम विद द एब्सेंस ऑफ द इनकम्बरेंस ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता के गुण या सभ्यता के बोझ की अनुपस्थिति के साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता की पहचान करना इस पोएम का लक्ष्य है।
पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड क्रिएटिविटी, आशावाद और रचनात्मकता का दौर दिखाया गया है। वर्ड्सवर्थ फाइंड्स ही हैज़ 3 नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर क्रिएटिविटी। वर्ड्सवर्थ को लगता है उनके पास रचनात्मकता के लिए 3 आवश्यक तत्व इस पोएम में दिखाए गए हैं। फर्स्ट, अ वाइटल सोल, सेकेंड, नॉलेज ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ थिंग्स एंड अ होस्ट ऑफ स्टैकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। फोर्थ, he rejects the historical and martial themes as well as mere anecdotes from his personal history. फर्स्ट नंबर जीवंत आत्मा है, सेकेंड नंबर चीज़ों के अंतर्निहित सिद्धांतों का ज्ञान है, थर्ड नंबर और प्राकृतिक घटनाओं के श्रमसाध्य अवलोकनों की एक मेजबानी के रूप में दिखाई गई है, ऑब्जर्वेशन नेचुरल फेनोमेना। फोर्थ नंबर पे एक ऐतिहासिक और मार्शल विषयों को अस्वीकार करता है और उसके साथ ही साथ व्यक्तिगत इतिहास के केवल उपाख्यानों के लिए भी दिखाया गया, पर्सनल हिस्ट्री भी दिखाई गई है। दैट for some time thereafter he struggled to clarify a conception of pantheism which had been teasing his brain. वह विश्वास दिलाता है कि उसके बाद कुछ समय के लिए वह सर्वेश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करेगा और यह स्पष्ट करने के लिए संघर्ष करता है जो उसके दिमाग को परेशान करती है। He then proceeds to develop a romantic theory of aesthetics. वह सौंदर्य शास्त्र के एक रोमांटिक सिद्धांत को विकसित करने के लिए आगे बढ़ता है। इनसिग्निफिकेंट थिंग्स टेक ऑन ए क्रिटिकल मीनिंग ओवर एंड एबव देयर कॉमन एंड इंस्ट्रूमेंटल रोल। महत्वहीन चीज़ें तथा अपनी सामान्य और साधनात्मक भूमिका से परे महत्वपूर्ण अर्थ को भी ग्रहण करती है। इस वीडियो सीरीज में पार्ट 2 जो सीरीज बनाई गई है इसमें केवल 3 पोएम का वर्णन किया गया है। कुछ दूसरी पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पोर्टेंट हैं, उन इम्पोर्टेंट पोएम्स का भी एक वीडियो सीरीज नंबर 3 बना करके अपलोड किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।